वामिका जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसे सुरेश जी मिले। वामिका, शिवाय कहाँ है अंकल? उसे हुआ क्या है? सुरेश जी, पता नहीं। शिवाय ने जब मुझे अपने पास बुलाया था तो कहा था कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द है। मैं उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले चल पड़ा। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हम अभी हॉस्पिटल के आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि उसे बहुत सारी उल्टी भी हुई। यहाँ पहुंचने पर डॉक्टर ने कुछ वक्त पहले पेन किलर भी दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वामिका घबराई हुई सी बोली, अब कहाँ है वो? सुरेश जी, उसे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन वगैरह के लिए लेकर गए हैं। वामिका, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना अंकल? क्या हुआ है उसे? आप कुछ छिपा तो नहीं रहे? सुरेश जी, यह तो अब टेस्ट के बाद ही पता चलेगा बेटा। वामिका, मैं दुर्गा आंटी को फोन करके बता दूं क्या? सुरेश जी, नहीं, पहले एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को जो सही लगे वो कीजिएगा। वामिका, पर क्यों? आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? सुरेश जी, मैं नहीं चाहता कि शिवाय को पता चले कि हमने उसकी इजाजत के बिना दुर्गा जी को उसकी तबीयत के बारे में बताकर परेशान कर दिया है। इससे वो गुस्सा करेगा। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो हम अच्छे से फैसला कर सकेंगे कि हमें दुर्गा जी को बताने के लिए शिवाय की परमिशन की जरूरत है भी या नहीं। वामिका, ठीक है। सुरेश जी वहीं एक तरफ खड़े हो गए और वामिका को पास ही में बिठा दिया। वो खुद फोन पर बिजनेस की बातें संभालने लगे। वामिका को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बात है जो शिवाय इतना ज्यादा दर्द में है। मेरे सामने उसके साथ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही उसने कभी इस तरह का कुछ मुझे बताया। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। घंटे भर इंतजार करने के बाद शिवाय वामिका और सुरेश जी के पास आकर बैठ गया। वामिका और सुरेश जी उससे बातें कर ही रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या उसके दर्द में आराम है कि तभी उन्हें डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुला लिया। तीनों के वहां आ बैठने के बाद डॉक्टर ने शिवाय से कहा, देखिए, मैं जानता हूँ कि खबर अच्छी नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि शायद आपको ट्यूमर है या फिर हो सकता है कि आपको कैंसर भी हो। यह सब सुनते ही वामिका और शिवाय के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेश जी भी इस बात पर हैरान थे। डॉक्टर, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ और बाकी सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद कल ही क्लियर होगा। अब ट्यूमर की बात की जाए तो इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। अगर यह बिनाइन ट्यूमर होगा तो हम इसे ऑपरेशन करके निकाल देंगे और इसमें कैंसर का भी खतरा नहीं है। लेकिन बाकी के ट्यूमर में कैंसर का रिस्क रहता है, उनका भी फिर अपना प्रोसीजर है। लेकिन भगवान ना करे कि अगर कैंसर ही हुआ तो फिर आपको पता है कि पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा और यह भी देखना पड़ेगा कि यह कैंसर किस स्टेज पर है। फिलहाल अभी आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए और ज़्यादा उल्टा सीधा मत सोचिएगा। भगवान पर भरोसा रखिए और कल दोपहर को अपनी रिपोर्ट ले लीजिए। क्या पता सब कुछ अच्छा ही निकले। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि मेरा अंदाजा गलत निकल जाए। शिवाय, वामिका और सुरेश जी कैबिन से बाहर निकल आए। सुरेश जी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें दुर्गा जी को बता देना चाहिए कि क्या दिक्कत है। शिवाय, नहीं, अभी नहीं। माँ वैसे ही बहुत परेशान रहती है और पापा के जाने के बाद तो वह इमोशनल तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी हैं। मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, तो पहले एक बार रिपोर्ट आ जाए, सब क्लियर हो जाए कि क्या है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। वामिका अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन अभी तुम्हारा दर्द कैसा है? शिवाय, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। पता नहीं यार क्या हो रहा है कि ये दर्द जा ही नहीं रहा। वामिका, लेकिन अगर तुम ऐसे घर चलोगे तो दुर्गा माँ तो तुम्हें देखते ही समझ जाएंगी कि तुम ठीक नहीं हो। शिवाय, हाँ, यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ।
ऐसा करता हूँ कि मैं आज गुरुग्राम निकल जाता हूँ। कह दूंगा कि काम की वजह से वहीं रुकना पड़ा। ना मैं वहाँ जाऊँगा और ना ही माँ को मेरी तकलीफ का पता चलेगा। वामिका, तो मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। शिवाय, मैं अकेला ठीक हूँ, संभाल लूँगा, तुम माँ के पास रहो। वामिका, नहीं, दुर्गा माँ के पास मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो लोग उन्हें देख लेंगे। मैं भी कुछ बहाना बना देती हूँ। मैं भी कह दूँगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, काम सीखने के लिए आई थी। शिवाय ने वामिका को मना किया, लेकिन सुरेश जी ने वामिका की बात का समर्थन किया, क्योंकि अभी शिवाय की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी और वामिका उसके साथ रहेगी तो उसकी मदद ही हो जाएगी। आखिरकार शिवाय को मानना पड़ा। शिवाय ने दुर्गा जी को फोन कर बताया कि वह कुछ जरूरी काम से गुरुग्राम जा रहा है और वामिका भी उसके साथ है। वो कह रही है कि ऑफिस वगैरह देख लेगी और थोड़ा बहुत काम भी देख लेगी कि क्या कैसे होता है यहाँ पर। दुर्गा जी, ठीक है। सुरेश जी को उनके घर भेजने के बाद शिवाय और वामिका गुरुग्राम पहुंचे। कुछ समय तक तो दोनों एक साथ बैठे रहे। फिर वामिका किचन में खाना बनाने चली आई और चुपचाप रोने लगी। वो शिवाय को खोना नहीं चाहती थी। शिवाय भी अकेले ही ऊपर टेरेस पर आ बैठा और आखिरकार रो पड़ा। वो इतनी जल्दी दुनिया से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अभी उसे अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना था और फिर वामिका के साथ भी तो अपनी ज़िंदगी बितानी थी। सब कुछ एक बार फिर से पलक झपकते ही खत्म हो गया था। वामिका ने रोते हुए ही उसके लिए खाना बनाया, फिर उसे ढूंढते हुए ऊपर टेरेस पर पहुंची तो शिवाय को रोता देख बहुत दुखी हो गई। वह आगे बढ़ी और खाना एक तरफ रख उसके पास आ उसे गले से लगा लिया। कुछ वक्त तक दोनों चुपचाप रोते रहे, फिर शांत हो गए। खुद को संभालने के बाद शिवाय बोला, इस कहानी की वामिका, नीरा शर्मा है। अगर मुझे कैंसर होगा तो तुम क्या करोगी? वामिका, पर उपलब्ध ये है। क्या बकवास अगर किए आप जा रहे इन्हें हो? किसी और चैनल पर सुन शिवाय, रहे हैं तो इसका नहीं, सीधा अर्थ है मैं सच में कि जानना उस चाहता चैनल के हूँ। मालिक ने इसे वामिका, चुराकर पोस्ट किया ऐसा है। क्यों बोल रहे हो? आपसे अनुरोध कुछ नहीं है होगा कि तुम्हें। ऐसे लोगों की हिम्मत ना शिवाय, बढ़ाएं और फिर उनके भी चैनल पर इस ऐसा कहानी हो को ना सुनें। और मुझे सच में कोई बीमारी हो तो तुम अपनी जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाना। मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करना। वामिका, कुछ भी मत कहो। और तुम्हें हो क्या गया है जो इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? भगवान पर भरोसा रखो और अपनी बकवास बंद करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। और अगर तुमने अभी अपनी उल्टी सीधी बातें बंद नहीं की ना, तो मैं फिर दुर्गा माँ को फोन कर दूंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। शिवाय, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वामिका ने आज अपने ही हाथों से शिवाय को खाना खिलाया, जिसके बाद उसे उसके कमरे में लाकर उसका सिर सहलाने लगी। कुछ ही देर में शिवाय को नींद आ गई। वामिका परेशान सी उसे देख रही थी। वह मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि उसके शिवाय को कुछ ना हो। वह अब उठकर बालकनी में आ बैठी। कुछ देर बाद उसके पास सलोनी का फोन आया, जो कॉलेज से हॉस्टल लौटी थी। सलोनी, तुझे पता है एक गुड न्यूज़ है। वामिका, क्या हुआ? सलोनी ने अब उसकी धीमी सी आवाज़ सुनी तो टेंशन में आ गई। तुझे क्या हुआ है? वामिका, कुछ नहीं, पहले तू बोल कि क्या बात है। सलोनी ने उसे बताया कि जिस लड़की को सौरभ ग्रेजुएशन टाइम पर चाहता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया, उस लड़की ने कल खुद से ही सौरभ को प्रपोज कर दिया। अब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ उन दोनों के लिए। अब तू बता, क्या बात है? तेरी आवाज़ इतनी उदास क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक है ना? वामिका ने अब सलोनी को सब कुछ बताया कि कैसे शिवाय के आज पेट में बहुत तेज दर्द था। उसके बाद उसे उल्टियाँ भी हुईं। कुछ टेस्ट हुए हैं और रिपोर्ट कल आएगी। डॉक्टर की कही बातें भी वामिका ने सलोनी को बताईं।
सारी बातें कहते हुए वामिका रो पड़ी थी। सलोनी, यार तू टेंशन मत ले और रोना बंद कर, सब ठीक होगा, रिपोर्ट अच्छी ही आएगी। वामिका, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन शिवाय की बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सलोनी, क्यों, क्या हुआ, क्या कह रहा है वो? वामिका, वो कह रहा है कि अगर उसे कोई खतरनाक बीमारी हुई तो मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लूं। सलोनी, ये भी ना उल्टा सीधा ही बोलता है। वामिका, वही तो, मैंने तो बहुत डांट पिला दी उसे। सलोनी, अच्छा ही किया तूने। दोनों ने कुछ देर बातें की। बाद में सलोनी ने यह कहते हुए फ़ोन रख दिया कि जैसे ही रिपोर्ट आए वामिका तुरंत उसे बता दे। वामिका, ठीक है। जैसे तैसे वह रात गुजर गई। अगले दिन सुबह सुरेश जी खुद ही वहां आ गए और दोनों को साथ लेकर वापस दिल्ली आ गए। रिपोर्ट दोपहर को आने वाली थी, लेकिन वामिका और शिवाय के दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ी हुई थीं। हर एक पल बहुत भारी महसूस हो रहा था उन दोनों को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज उनकी किस्मत क्या फैसला लेगी।